एक बात तो मैं अब लाइफ में समझ चुका हूं, आरसीबी के फैंस के लिए प्रॉब्लम्स कभी खत्म हो ही नहीं सकती। क्योंकि पिछले सीजन्स तक प्रॉब्लम ये थी कि विराट कोहली के पास कोई सपोर्ट नहीं है, आरसीबी के पास कोई अच्छा डेथ बॉलर नहीं है, ऑक्शन से पिक करे हुए टीम में कोई अच्छे प्लेयर्स नहीं है। और इस सीजन जब आरसीबी अच्छा खेल रही है तो उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि जीत का क्रेडिट एक्चुअली कौन से खिलाड़ी को मिलना चाहिए। मैन ऑफ द मैच तो एक ही होता है। अब जॉश हेजलवुड को उनकी 4 विकेट के लिए मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए, विराट कोहली को उनके 70 रन के लिए मिलना चाहिए, देवदत्त पाडिक्कल को उनकी क्विक फायर 50 के लिए मिलना चाहिए, जितेश शर्मा को अपनी विकेट के पीछे से तेज दिमाग के लिए मिलना चाहिए, कृणाल पांड्या को उनकी सही टाइम पर 2 विकेट के लिए मिलना चाहिए, या पूरी आरसीबी टीम के लिए एक नया अवार्ड होना चाहिए। क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस आरसीबी अब करके दिखा रही है, इसी परफॉर्मेंस का तो फैंस को इतने सालों से इंतजार था कि एक एक खिलाड़ी अपना रोल बिल्कुल परफेक्टली कर रहा है और हर एक पॉइंट पे आप गेम को किसी भी तरीके से चेंज करके वापस अपने फेवर में टर्न कर रहे हैं। आरसीबी के लिए इस जीत का आगाज तो विराट कोहली और देवदत्त पाडिक्कल ने पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए ही शुरू कर दिया था। क्योंकि फिलिप सॉल्ट कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे और आरसीबी के लिए ये खराब साइंस हो सकते थे अगर फिलिप सॉल्ट पे ओवर डिपेंडेंस होती, पर ऐसा है नहीं। जबकि फिलिप सॉल्ट भी 26 रन कर गए, पर वो जो उन्होंने 23-24 बॉल्स में करे वो फिलिप सॉल्ट वाली वो रेगुलर इनिंग्स नहीं थी जो क्विक फायर वो स्टार्ट देते हैं, क्योंकि वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे। मगर विराट कोहली ने इनिंग्स को संभाला और विराट कोहली की इस सीजन की परफॉर्मेंस इतनी हाईलाइट हो भी नहीं पा रही है। जबकि 65 के एवरेज से विराट कोहली इस सीजन में खेल रहे हैं, जो एक टॉप ऑर्डर बैटर के लिए बहुत अच्छी है। इससे ज्यादा एवरेज इन पोजीशंस में सिर्फ जॉस बटलर की है 70 की। पर विराट कोहली के रन्स अब ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 2 पर हैं। और पिछले सीजन्स तक होता क्या था कि आरसीबी के लिए अगर विराट कोहली 60-70 रन बना रहे हैं तो गेम का रिजल्ट कुछ भी हो, आरसीबी हारे तो विराट कोहली उस मैच में एक लोन वॉरियर होते थे क्योंकि उनके रन थे, और जीती तो वो विराट कोहली के 60-70 रन की वजह से जीती। पर इस सीजन ये बताना मुश्किल है कि विराट कोहली अगर रन कर रहे हैं तो उसका गेम में कंट्रीब्यूशन कितना है, क्योंकि आरसीबी के ही बाकी 3-4 खिलाड़ी ऐसी परफॉर्मेंस कर देते हैं जो विराट कोहली को पहली अगली इनिंग में ओवरशैडो ऑलरेडी कर देते हैं और गेम्स जिता देते हैं। और इस बात से वैसे सबसे ज्यादा खुश भी खुद विराट कोहली होंगे, क्योंकि ऐसे ही सपोर्ट की और ऐसी ही एक यूनिटी से खेलने वाली टीम की विराट कोहली को इतने सालों से जरूरत थी। और बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि विराट कोहली को एक्चुअली अब वो टीम मिल गई है, जबकि वो कप्तान नहीं है। क्रेडिट पूरा रजत पाटीदार को, बात वो नहीं है, बट विराट कोहली इस टीम का पार्ट है, आरसीबी का पार्ट है इतने सालों से। और अब वो सेटअप में खेल पा रहे हैं, बस ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। देवदत्त पाडिक्कल पे इतने सवाल उठ रहे थे कि आरसीबी की मैनेजमेंट ने पहले तो उनको ऑक्शन में पिक ही क्यों किया, पिक कर भी लिया तो चलो एक बैकअप प्लेयर की तरह करना था, नंबर 3 पर उनको बार बार क्यों खिला रहे हैं। पर आरसीबी की इस मैनेजमेंट ने देवदत्त पाडिक्कल के साथ काम किया, उनके पोटेंशियल को समझा, उनको रेगुलर 3 नंबर पे मौका दिया और देवदत्त पाडिक्कल ने उस फेवर को रिटर्न किया। अब 250 वो लगा चुके हैं और इस इनिंग की सबसे खास बात थी कि उनकी हाफ सेंचुरी वही 25-26 बॉलों में लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से आई और सबको यह साबित करके दिखाया कि पावर प्ले के बाद भी जब वो बैटिंग करने आए तो उन्होंने सामने वाली टीम को डोमिनेट करके उन पे प्रेशर डाला, विराट कोहली से प्रेशर अपने सर पे लिया। और वो मिडिल ओवर्स के फेज में विराट कोहली और देवदत्त पाडिक्कल की पार्टनरशिप थी, जहां उन्होंने ये इंश्योर किया कि 15-16 ओवर तक जब तक बाकी टीम के फिनिशर्स खेलने नहीं आते तो वो कोई विकेट ना गंवाए। और आरसीबी की बैटिंग की यही खास बात थी कि सभी बैटर्स ने अपने रोल को परफेक्टली समझा। अगर मिडिल ओवर्स में विराट कोहली देवदत्त पाडिक्कल ने इनिंग्स को संभाला तो कहीं ना कहीं वो आउट भी बिल्कुल ठीक टाइम पर हो गए, जहां पर आप चाहोगे कि आरसीबी के फ्रेश बैटर्स खेलने आए और अब यहां से इनिंग्स को फिनिश करें। अब टिम डेविड को आपने प्रमोट किया नंबर 4 पर, बहुत अच्छा किया, क्योंकि 16th ओवर में विराट कोहली आउट हो गए थे, वहां से आप चाहोगे कि बची हुई जो 25 से 30 बॉलें हैं वो टिम डेविड खेले, अपने आप को हल्का सा टाइम भी दे दे, पर आखिरी की 10 से 15 बॉलों में वो बिल्कुल क्विक फायर आपको अच्छी फिनिश करके दे। एक बार अगर देवदत्त पाडिक्कल आउट हुए तो वहां रजत पाटीदार का आना ठीक था, वो जल्दी आउट हुए, तो उसके बाद आपको जितेश शर्मा का आना मिल गया और ये सब कुछ आरसीबी के लिए बिल्कुल परफेक्टली प्लेस हो गया, क्योंकि सभी बैटर्स ने अपनी जगह पर आके खेला और अपना काम बिल्कुल बाखूबी किया। अगर टिम डेविड इतने कंफर्टेबल और इतने अच्छे से नहीं मार पा रहे थे बॉल को, तो जितेश शर्मा ने वहां पर एक 200 के स्ट्राइक रेट से अपने 20 रन कर दिए और वापस ये प्रूव करके दिखाया कि वो कम टाइम में ज्यादा रन्स बना के टीम के लिए कितने इंपैक्टफुल है। पर कहीं ना कहीं सच बात यही है कि आरसीबी फिर भी 10 से 15 रन शॉर्ट रह गई थी। ये बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, मगर फिर भी आप इस पिच को और चिन्नस्वामी की ग्राउंड की कंडीशंस को, और जब आप पहले एक टारगेट दूसरी टीम के लिए सेट कर रहे हैं तो आप इस बात को माइंड में रखेंगे कि सामने वाली टीम के ऊपर भी बड़े हिटर्स हैं, उनके लिए एक डू और डाई गेम है, तो आप वहां पर एक ऐसा टारगेट जरूर सेट करना चाहोगे कि आप टीम को पहले ही फर्स्ट इनिंग्स में वो एक एडवांटेज दे दो। मगर आरसीबी कहीं ना कहीं 10-15 रन शॉर्ट रह गई थी। अब वो विराट कोहली की जो रन आए वो भी 170 के स्ट्राइक रेट से आए, तो आप उनको क्या बोलोगे कि बीच में शायद आपको 1-2 और बाउंड्री लगा देनी चाहिए थी, जिसकी वजह से शायद डिफरेंस आ जाता। टिम डेविड शायद और रन बना सकते थे, तेज खेल सकते थे, या रजत पाटीदार थोड़ा और कंट्रीब्यूट कर सकते थे
थे, वही एक कलेक्टिव एफर्ट वाली बात है। मगर आरसीबी 10 से 15 रन शॉर्ट रह गई थी और अगली इनिंग में जिस तरीके से राजस्थान के लिए यशस्वी जायसवाल ने, वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत करी, उसके बाद नीतीश राणा आके जितने कंफर्टेबल लग रहे थे सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते हुए, एक टाइम पे तो 9 ओवर में राजस्थान के 110 रन थे, क्योंकि मिडिल ओवर्स में एक फेज आ गया था जहां पर उनके 3 ओवर में उन्होंने लगभग 40 रन बना दिए थे और आरसीबी बिल्कुल क्लूलेस थी, उनकी बॉलिंग बिल्कुल क्लूलेस थी। यश दयाल बिल्कुल नीतीश राणा के बैट के नीचे बॉलिंग कर रहे हैं, लगातार वो उनको कवर्स पे चौके लगाए जा रहे हैं। एक तो जेकब बेथल ने डाइव मार के बहुत अच्छा बाउंड्री रोक के दिखाई थी, मगर उसके अलावा अगली बॉल भी यश दयाल वही कर रहे हैं, बार बार नीतीश राणा के बैट के नीचे बॉल कर रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि ये तो ओपन नेट प्रैक्टिस चल रही है। शुरुआत में भी यश दयाल हो, जॉश हेजलवुड हो, वो यशस्वी जायसवाल को उनकी स्ट्रेंथ्स पे बॉल कर रहे थे। अगर आप जॉश हेजलवुड ओवर द विकेट यशस्वी जायसवाल को बॉलिंग कर रहे थे तो उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप रूम भी दे रहे हैं, उनको लेग साइड पे मारने का टाइम भी दे रहे हैं। वो तो जब तक जॉश हेजलवुड राउंड द विकेट नहीं आए और एक छोटी बॉल उन्होंने यशस्वी जायसवाल को डाली नहीं, बिल्कुल क्रैम्प नहीं कर दिया रूम के लिए, तब तक यशस्वी जायसवाल आउट ही नहीं हुए थे। और वो बॉल भी कोई तेज नहीं थी, 128 की स्पीड से जॉश हेजलवुड ने यशस्वी जायसवाल को डाली थी। वो तो वो खुद शॉट पे लेट हो गए और शॉट मिड विकेट पे कैच दे बैठे। और राजस्थान की प्रॉब्लम भी यही रही है कि उनका कोई भी बैटर लंबे टाइम के लिए क्रीज पर खड़ा नहीं रह पाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेके गेम को फिनिश नहीं कर पाया। और एक बार फिर राजस्थान के लिए वही सिनेरियो था। एक बार वो अगर राजस्थान से रियान पराग और नीतीश राणा बिल्कुल सेट थे, कंफर्टेबली खेल रहे थे, तो वहां पर कृणाल पांड्या आए और एक बार फिर दिखाया कि क्यों आरसीबी के लिए वो इतने महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, इतने स्पेशल प्लेयर हैं, और क्यों आरसीबी के फैंस इतने खुश हैं कि कृणाल पांड्या इस फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं। क्योंकि लूप करके बिल्कुल इंटाइज किया रियान पराग को, कहा कि अगर आज मूड में हो, तुम्हें छोटे ग्राउंड में सिक्सेस मारने का मन है, तो ये लो मेरी लटकाई हुई बॉल, बैठो अपने घुटने पे और मारो मेरे को स्लॉग स्वीप। मारने गए रियान पराग, वहीं पर बॉल खड़ी हुई, जितेश शर्मा ने एक आसान सा कैच पकड़ा और कृणाल पांड्या ने उस पार्टनरशिप को तोड़ा। अपने अगले ही ओवर में कृणाल पांड्या ने बॉल का चेंज करवाया, एक ड्राई बॉल उनको मिली, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया और उन्होंने जो नीतीश राणा को आउट किया, कोई आउट फॉक्स करके नहीं किया। नीतीश राणा अपनी गलती से ही उनको फाइन लेग के ऊपर से शॉट मारने जा रहे थे, भुवनेश्वर कुमार के हाथ में कैच दे बैठे। मगर क्रेडिट टू कृणाल पांड्या, क्योंकि वहां पर अगर आपने उनके दोनों सेट बैटर्स को आउट करके आरसीबी को वापस गेम में लेकर आए तो बिल्कुल आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा। वो कमाल आपने किया और आपका ही दिमाग था वो, क्योंकि 10 से 15 ओवर के फेज में राजस्थान के बैटर सिर्फ 2 बाउंड्री मार पाए थे और वहां पर वो बॉलिंग कृणाल पांड्या भी कर रहे थे, सुयश शर्मा भी कर रहे थे। सुयश शर्मा बेचारे अनलकी जा रहे हैं, विकेट नहीं ले रहे हैं, मगर गेम में वो आरसीबी के लिए बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करके दिखा रहे हैं। मगर इस पूरे गेम की हाईलाइट तो सिर्फ एक जितेश शर्मा का दिमाग रहेगा, जॉश हेजलवुड की बॉलिंग रहेगी, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने तो एक ओवर में वो बिल्कुल गेम आरसीबी के लिए पलट कर दे दिया था। 2 ओवर में तो सिर्फ 18 रन रह गए थे आरसीबी को डिफेंड करने के लिए, मगर जॉश हेजलवुड बॉलिंग करने आए, ध्रुव जुरैल वहां बैटिंग कर रहे थे, जिनके अंदर वो गेम फिनिश करने की पूरी आग होगी। 2-3 मैच से तो बेचारे गेम फिनिश ही नहीं कर पा रहे थे। अब सोचा होगा एक ओवर में 9 रन नहीं बन रहे, शायद 2 ओवर में 18 रन तो मैं बना दूंगा। जॉश हेजलवुड ने उनको यॉक किया बिल्कुल आउटसाइड ऑफ स्टंप, और वो देखने में नेकेड आई से कोई भी नहीं कह सकता था कि बैट लगाए, सब यही अज्यूम करेंगे कि बैट जाके जमीन पे लगा है। मगर जितेश शर्मा ने विकेट के पीछे से बोला कि भैया तुम लो रिव्यू, मैं तुम्हें बता रहा हूं ये रिव्यू लो, ये बैट लगा है। रजत पाटीदार ने उनकी बात को सुना, रिव्यू लिया, ध्रुव जुरैल वहां आउट हुए और वो पूरा गेम वहां से पलट गया। जॉश हेजलवुड ने उस ओवर में रन सिर्फ एक दिया। मतलब आप इनिंग्स का 19th ओवर डाल रहे हो और एक फास्ट बॉलर होके जब सामने वाली टीम के लिए डू और डाई गेम है, आप 1 रन दे रहे हो, 2 विकेट भी ले रहे हो, तो आप वहीं पर दूसरी अपनी टीम के लिए बिल्कुल गेम सेट, मैच बिल्कुल सब बना के दे रहे हो। और जॉश हेजलवुड के लिए पूरा क्रेडिट। और सिर्फ एक ये ओवर नहीं, एक 16th ओवर था जो जॉश हेजलवुड ने, जिस ओवर में शिमरॉन हेटमायर को आउट किया था, उस ओवर की आखिरी बॉल पे शुभम दुबे ने उन्हें एक चौका लगा दिया, मगर वो ओवर भी जॉश हेजलवुड ने कमाल का किया था। एक चौका हटा दो तो आपने उस ओवर में 1 वाइड डाली थी, 1 रन और दिया था और शिमरॉन हेटमायर को आउट किया था। अब आपने अगर उनके दोनों मेन फिनिशर्स ध्रुव जुरैल, शिमरॉन हेटमायर को आउट कर दिया तो आरसीबी के लिए आपने गेम वहीं पर बिल्कुल बनाकर दे दिया। और यहां पर क्रेडिट पूरा जितेश शर्मा को भी, उनकी प्रोएक्टिवनेस को, उनके दिमाग को, क्योंकि ये जितेश शर्मा ने सिर्फ इस गेम में नहीं किया, पहले भी करके दिखाया। एक मेरे को अभी बिल्कुल ऑन टॉप ऑफ माय माइंड वो गेम याद नहीं है, मगर वो पिच पर भागकर आ गए थे एक गेम में कि यहां पर बॉल पिच हुई है, तुम एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू ले लो, और वो भी जितेश शर्मा और आरसीबी के फेवर में ही टर्न हुआ था। वो डिसीजन नॉट आउट दिया था ऑन फील्ड, मगर जितेश शर्मा ने कहा भाई यहां उंगली रख के बता रहा हूं, यहां पिच हुई है बॉल और बिल्कुल विकेट्स की लाइन में है, और वैसा ही हुआ। आरसीबी को वो विकेट भी मिली। और इस गेम में भी जितेश शर्मा के छोटे छोटे मोमेंट्स है जहां पर वो दिखा रहे हैं कि उनके अंदर कितनी अच्छी क्रिकेटिंग सेंस है, बहुत अच्छी गेम सेंस है, वो कितने प्रोएक्टिव हैं और गेम को कितने अच्छे से समझते हैं, जिसकी वजह से आरसीबी ये छोटे छोटे मोमेंट्स में गेम जीतकर
पूरा मैच अपनी तरफ कर रही है। आरसीबी के लिए गेम सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं था कि आपको अपने घर पर एक गेम जीतना जरूरी था या आप टॉस हार गए और वो 205 रन आपने बना दिए तो वो कर्ज तोड़ना था। आरसीबी के लिए गेम किसी भी हालत में जीतना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर आपको प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है और 1 या 2 नंबर की पोजीशन पे करना है जो सभी टीम्स चाहती हैं, क्योंकि वो आपको फाइनल खेलने के 2 मौके देता है, तो आरसीबी के लिए ये गेम जीतना बहुत जरूरी था। और अब असल बात यही है कि आरसीबी को जो सब सोच रहे थे कि अगर घर पे जीतना है तो टॉस जीतकर पहले जब तक फील्डिंग नहीं मांगेंगे और टारगेट को चेज नहीं करेंगे तब तक नहीं जीत पाएंगे, वो बात आरसीबी ने गलत साबित करके दिखाई। अपने मेंटल बैरियर्स को बिल्कुल तोड़ा। चिन्नस्वामी में टॉस हार कर टारगेट डिफेंड करके गेम जीत कर दिखाया इस सीजन। और अब चिन्नस्वामी में आरसीबी को आप पहले बैटिंग कराओ, बाद में बैटिंग कराओ, कुछ भी खिलाओ, आरसीबी 3 गेम हार कर अब फाइनली एक गेम जीत गई तो आने वाले गेम्स में जरूर एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ खेलेगी और उम्मीद यही है कि शायद क्वालिफाई करेगी और 1 और 2 पोजीशन पे ही करेगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, नीचे कॉमेंट करके ये बताना कि आपके लिए इस गेम में ऐसा कौन सा मोमेंट था जहां आरसीबी ने गेम को टर्न करके वापस अपनी तरफ किया। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।